हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रत्याहार तथा माहेश्वर सूत्र पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग वर्ण विचार पढ़ेंगे तथा वर्णों के उच्चारण स्थान का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहला शब्द आता है वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ है अक्षर अथवा ध्वनि। जो हम बोलते हैं, जो अक्षर हम बोलते हैं वह वर्ण कहलाता है। एक अक्षर, एक अक्षर, शब्द नहीं, एक अक्षर, जैसे अ, क इत्यादि। एक अक्षर जो बोलते हैं हम उसे वर्ण कहते हैं। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका विभाग न हो सके। मुख से निकली हुई एक छोटी से छोटी इकाई जिसको टुकड़ों में ना बांटा जा सके वह क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कहलाती है। और जब वर्णों का समूह बनता है तब उसे शब्द कहते हैं। तो एक छोटी से छोटी इकाई जिसको खंडित ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण। वर्ण कहेंगे। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त, व। इस तरह से ये छोटी से छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे वर्ण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? मैंने प्रत्याहार की क्लास में आप लोगों को एक बात बताई थी कि जितने अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण समूह आते हैं, जितने वर्ण आते हैं वो सब कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण को हम अच भी कहते हैं। अच। तो स्वर वर्ण कहते किसे हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए, जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के स्वर हो गए। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग पहले ह्रस्व स्वर को जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। अ, ई, उ, ऋ और लृ। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। अ, ई, उ, ऋ, लृ। अब ह्रस्व स्वर के बाद दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर। कौन सा? दीर्घ स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगा था। अब दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात दीर्घ समय लेता है, वो थोड़ा ज्यादा समय लेता है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं।
ये दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं। आ, ई, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर के बाद हम जानेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। बच्चों, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगा था, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगा था, और अब प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने? 3 मात्रा का समय लगता है। तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, 3 लिखा होता है। जैसे एक वर्ण लिखेंगे उसके बाद 3 टाइप का अंक बना होगा, उसके बाद फिर दूसरा वर्ण लिखा होगा। तो इस तरह से 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे इसका उदाहरण है ओम, ओ लिखेंगे, फिर 3 तरह की मात्रा लिखेंगे, फिर म हलंत लिखेंगे। तो इस तरह से ओम क्या है? प्लुत स्वर है। इसका उच्चारण किस स्वर में होगा? प्लुत स्वर में होगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक श्लोक बताने जा रही हूँ जिससे आप लोगों को स्वर का ज्ञान हो जाएगा। उसे अगर याद कर लेंगे तो आप लोगों को स्वर का ज्ञान हो जाएगा। स्वरों के ज्ञान के लिए इस श्लोक को कंठस्थ कर लें। श्लोक को एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। क्या है श्लोक? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, एक मात्रा का ह्रस्व स्वर कितने मात्रा का होता है? 1 मात्रा का। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रा 2 मात्रा का कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्रा का प्लुत स्वर होता है। और व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, व्यंजन कितने मात्रा का होता है? आधे मात्रे का होता है। आधे मात्रा, अर्ध मात्रा। व्यंजन में कितनी मात्राएं लगती हैं? अर्ध मात्रा। जैसे हम क हलंत लिखेंगे, क हलंत जब लिखेंगे और प्लस अ करेंगे तब बनेगा क। ठीक है। तो इसीलिए व्यंजन को अर्ध मात्रा कहा गया है, क्योंकि उसमें स्वर को की सहायता ली जाती है। स्वर की सहायता के बिना व्यंजन नहीं बोला जाता है। तो यह श्लोक आप लोगों को कंठस्थ अगर हो जाता है तो आप लोग स्वयं ही जान जाएंगे कि किस स्वर में कितनी मात्राएं लगती हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण बता देती हूँ। व्यंजन वर्ण जैसा कि अभी मैंने श्लोक में भी बताया है कि अर्धमात्रा का होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बात फिर से याद कीजिए कि प्रत्याहार की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हल, अच में सारे स्वर आते हैं, और हल, ह, ल, हलंत, हल, हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इसीलिए व्यंजन को हल भी कहा जाता है। ठीक है। और व्यंजन से अंत होने वाले शब्दों को हलंत शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। तो व्यंजन कहते किसे हैं? तो यही इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, उन वर्णों को क्या कहेंगे हम लोग, व्यंजन वर्ण कहेंगे। इन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि इन्हें हल वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा ऊष्म वर्ण, तीसरा अंतस्थ वर्ण और चौथा संयुक्त वर्ण। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और संयुक्त वर्ण। ठीक है। तो हम पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वर्ण स्पर्श वर्ण है। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो मुख के विभिन्न भाग एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे। ठीक है। इनकी संख्या 25 है। कितनी है इनकी संख्या, 25 है। तो इस स्पर्श वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है कवर्ग। अब कवर्ग किसे कहेंगे, क के वर्ग, क का पूरा वर्ग समूह जो होगा वो कहलाएगा कवर्ग। ठीक है। तो कवर्ग में क्या होगा, क ख ग घ अंग। ठीक है। उसका क का अपना पूरा परिवार, क का पूरा परिवार क्या कहलाएगा, कवर्ग। जब कोई आपको कहेगा कि कवर्ग क्या होता है, तो क्या आप क्या कहेंगे, क का पूरा सुना देंगे, क ख ग घ अंग। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है चवर्ग। फिर उसी प्रकार से च का अपना पूरा परिवार, च छ ज झ य। फिर टवर्ग, तो ट ठ ड ढ ण। और फिर उसके बाद तवर्ग, त थ द ध न। और उसके बाद पवर्ग, प फ ब भ म। तो ये जो सभी वर्गों में कितने कितने वर्ण हुए, कवर्ग में 5 वर्ण, चवर्ग में 5 वर्ण, टवर्ग में 5 वर्ण, तवर्ग में 5 वर्ण और पवर्ग में 5 वर्ण। तो ये 5 वर्ण मिलके कितने वर्ण हो गए, 25 वर्ण। तो ये 25 वर्ण जो है वो कौन से वर्ण है, स्पर्श वर्ण है। इन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे, व्यंजन वर्ण के दूसरे भेद को देखेंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म, ऊष्म का सीधा मतलब क्या है, ऊष्मा। ऊष्मा किसे कहते हैं, गर्मी। गर्मी सब लोग जानते हैं। ऊष्म क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। गर्मी होती है। तो ऊष्म व्यंजन का मतलब है गर्म, कुछ गर्म से तात्पर्य होगा इसका। तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस बात को समझ लीजिए कि ऊष्म व्यंजन क्या है, कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो बाहर से जाने वाली, मुंह में जो हवा जाएगी, वायु जाएगी, उससे क्या होगा, उसकी रगड़ से जब उसका घर्षण होगा मुंह में, हम जब बोलेंगे जीभ, ओठ, तालू सबके बीच में जब मुंह में वायु का घर्षण होगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी। और जब गर्मी उत्पन्न होगी, किस वर्ण के उच्चारण में ये होगा, ये ध्यान में रखना है कि किस वर्ण के उच्चारण में गर्मी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है वायु की रगड़ से, तो वे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन वर्ण। बात आ गई समझ में कि ऊष्म, जब हम जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे और मुंह में जब जीभ, मुंह, उसके बीच में वायु की रगड़ से, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तब जो वर्ण निकलेगा
उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण कहेंगे। और ऐसे वर्ण कितने होते हैं? 4। ऐसे वर्ण 4 होते। ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 4। श, स, स, ह। ये 4 कौन से वर्ण हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण की श्रृंखला में तीसरा भेद जो है वो है अंतस्थ व्यंजन का। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। 2 हमने पढ़े व्यंजन वर्ण की भेद, स्पर्श और ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, जो अंतः से, जो अंदर से मतलब बोली जाती है, जो बोले जाते हैं वर्ण, वे वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व। और फिर व्यंजन वर्ण की चौथा भेद है संयुक्त व्यंजन। इसकी परिभाषा है 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 व्यंजनों के योग से, 2 व्यंजन होंगे, 2 व्यंजन के योग से बनने वाले वर्ण जो हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क प्लस क हलंत प्लस मूर्धन्य श। ठीक है, बड़ा सा षटकोण वाला मूर्धन्य श। तो क और श मिलके क्या बनेगा? अक्षर। फिर त हलंत प्लस र मिलके कौन से बनेंगे? त्र। और ज हलंत प्लस य, ज हलंत प्लस य मिलके क्या बनेंगे? ज्ञ। तो इस तरह से 3 प्रकार के संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र और ज्ञ। इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ण हैं, जैसे अनुस्वार वर्ण। ये मात्रा के रूप में होते हैं। अनुस्वार वर्ण कैसे होते हैं? बिंदी के रूप में, मात्रा के रूप में होते हैं, शब्दों के ऊपर लगे होते हैं और इन बिंदुओं को अनुस्वार कहते हैं, जैसे कं, नंग, शं आदि। उसके बाद विसर्ग। वर्ण की अंतिम ध्वनि ह जो होती है उसको प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग में 2 बिंदी होती है, आपके स्लाइड पे दिख रहा है। विसर्ग में 2 बिंदी होती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मैं पुनः आप लोगों को ये सारे वर्ण बता देती हूँ ताकि परीक्षा के समय आप विस्मृत ना हो पाए। ठीक है, कुछ वर्ण होते हैं जिन्हें अनुनासिक कहते हैं, जिनके का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्णों के अंतिम वर्ण। क वर्ग मैंने पढ़ाया था, क वर्ग से प वर्ग तक पढ़ाया आपको। तो क वर्ग से प वर्ग तक के जो सबसे अंतिम वर्ण है, अंग, य, जो भी है, न, म, तो ये सब अनुनासिक वर्ण होते हैं, कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण है अंग, या, ना, न, म। जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि वर्ण विचार, ये वर्ण विचार मैं जानती हूँ कि कक्षा 10 के लेवल का नहीं है। कक्षा 10 में आप लोगों को प्रत्याहार और वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो कक्षा 6 से 9 तक आप लोग पढ़ के आए हो, एक बार कक्षा 10 में उसका रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों की याददाश्त में वो बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्ण के प्रकार और परिभाषाएं सब कुछ आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे? वर्णों के उच्चारण स्थान पे। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान एक तालिका के रूप में मैंने
इस पे स्लाइड में दिया है, जिसे आप लोग देखेंगे और उसे याद करेंगे सूत्र के साथ। पहले आप लोगों ने वर्णों का उच्चारण स्थान सिर्फ ऐसे पढ़ा है कि कंठ अ, कंठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो अ का। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ उसमें सूत्र के साथ है। आप लोगों के उच्चारण स्थान के बाद सूत्र दिया हुआ है, जो पाणिनीय व्याकरण से महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में जो जिन सूत्रों की चर्चा की है, जिन सूत्रों के आधार पे पूरा व्याकरण लिखा गया है, उन सूत्रों के आधार पे हम उच्चारण स्थान को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में सबसे पहले हम आते हैं कंठ पे। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसके लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह से ही आप समझ जाएंगे अ और कवर्ग। कवर्ग मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, क ख ग घ अंग। ठीक है, और अ है और ह है, अकुह। अ है, कवर्ग है, ह है, तो अकुह विसर्जनीयानां कंठः। कंठ से अ का उच्चारण होता है, कवर्ग का उच्चारण होता है क ख ग घ अंग, और ह वर्ण का उच्चारण होता है। फिर दूसरा है तालु, उच्चारण स्थान है तालु। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसके लिए सूत्र है, इचु यशानां तालुः। इचु यशानां तालुः। इसमें भी आप लोग सूत्र बोलने से समझ रहे होंगे। ई, छोटी ई, च है तो चवर्ग, च छ ज झ य, और य और श, तालव्य श का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। तो इचु यशानां तालुः, इसको आप लोग याद कर लेंगे जैसे सूत्र को, तो उसी समय आप लोग को याद आ जाएगा कि ई, छोटी ई, इचु, च से चवर्ग, और य और श का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। तीसरा है मूर्धा। मूर्धा से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो री टुडसाणां मूर्धा। इस सूत्र से आप लोग समझ रहे होंगे, री का उच्चारण होता है, टू है लिखा हुआ, तो टवर्ग, ट ठ ड ढ ण का उच्चारण होता है र, और मूर्धन्य स, षटकोण वाला श, इसका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। तो री टुडसाणां मूर्धा। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा सूत्र को। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को सूत्र पूछ दिया जाए कि इसमें कौन कौन से वर्णों के उच्चारण की बात कही गई है। तो मूर्धा का से किसका उच्चारण होता है, री, टवर्ग और र और षटकोण वाले श का। अब दंत, दांत। दांत से किसका उच्चारण होता है, दांत, दंत कहते हैं, संस्कृत में दांत को दंत कहते हैं। तो दंत के लिए कौन सा सूत्र है, लृ तुलसानां दंताः। लृ तुलसानां दंताः। अब आप लोग इस सूत्र से ही समझ रहे होंगे कि किसका उच्चारण दांत से होगा, लृ का, लृ तुलसानां, तो त का, तवर्ग का, त थ द ध न, तवर्ग का उच्चारण, और ल और स का, सपेरा वाले स का उच्चारण किससे होगा, दांत से, दंत से। तो इसके लिए कौन सा सूत्र है, लृ तुलसानां दंताः। अब बारी आती है ओष्ठ की। ओष्ठ से ओष्ठ किसे कहते हैं, पहले ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ। ओठ से किन वर्णों का उच्चारण होगा, तो हम देखते हैं इसके लिए कौन सा सूत्र है, उपुप्ध्यमानीयानां ओष्ठौ। उपुप, उ, पवर्ग, प फ ब भ म, उ, छोटी उ, छोटा उ जो होता है, छोटा उ, और पवर्ग, पवर्ग मतलब प फ ब भ म, इनका उच्चारण किससे होगा, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ से। अब
नासिका, नासिका से, नासिका किसे कहते हैं? नाक। नाक से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा? नासिका से किन किन वर्णों का उच्चारण होगा? इसके लिए सूत्र है यमंगनानाम नासिका च, यमंगनानाम नासिका च। य म अंग ण न, ठीक है। तो इन सारे वर्णों का उच्चारण किससे होगा? नाक से, ठीक है। अब कंठ और तालु, कंठ और तालु से किस किस का वर्णों का उच्चारण होगा? तो इसके लिए सूत्र है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। अब इसमें आप लोग समझ रहे होंगे कि किसकी बात कही गई है? ए और ऐ। ए और ऐ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। फिर कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओठ से किस किस का वर्णों का उच्चारण होगा? तो ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ दौतोह कंठोष्ठम, मतलब ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण किससे होता है? कंठ और ओष्ठ से। फिर सबसे अंतिम में दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ण है जिसका उच्चारण किससे होता है? दांत और ओठ से होता है। उसके लिए सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य। अब इसे समझ ही गए होंगे। वकारस्य व का उच्चारण किससे होता है? दांत और ओठ से। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिया। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने कौन कौन से सूत्र की रचना की है वो बता दी है। आप लोग इन सूत्रों को याद करेंगे और बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को इससे अवश्य 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसलिए वर्णों का उच्चारण स्थान को अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को वर्ण परिचय, वर्णों के प्रकार और उसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान सब कुछ बता दिया है। वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन प्रत्याहार से आएंगे, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के वर्णों के उच्चारण स्थान से आएंगे। ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सूत्र जो मैंने बताए हैं उसे भी आप लोगों को याद करना है और प्रश्न भी याद करने के। हो सकता है प्रश्न के रूप में आ जाए कि किस वर्ण का उच्चारण किस उच्चारण स्थान से होता है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, या फिर ये पूछ दे कि इस सूत्र में कौन कौन से वर्णों के उच्चारण स्थान की बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर आपके सामने दिए हुए हैं जिसे आप लोग देखेंगे। जैसे कि पहला वर्ण है अ का उच्चारण किस अंग से होता है, किस उच्चारण स्थान से होता है? तो उसके लिए उत्तर है कंठ। फिर दूसरा प्रश्न है ई का उच्चारण किससे होता है? तालु। फिर तीसरा है ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? ऊ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर चौथा है री, तो री का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। पांचवा है लिड़ी का उच्चारण किससे होता है? दांत से, दंत से होता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को सूत्र बताया, लिड़ी तुलसानाम दंताः, तो दांत से होता है लिड़ी का। उसके बाद छठा क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ और तालु से ए का उच्चारण होता है। सातवां क्वेश्चन है कि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, तो क वर्ग का उच्चारण किससे होगा? कंठ से। तो क का उच्चारण स्थान कंठ। फिर आठवां क्वेश्चन है ख का, तो क वर्ग में ही ख भी आता है, तो ख का उच्चारण स्थान कंठ। फिर ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, उनके उत्तर हैं, उसे याद कीजिए आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि इस वर्णों के उच्चारण स्थान को, इस वीडियो को
देखने के बाद इसको देख करके आप लोग अच्छी तरह से वर्णों को समझ गए होंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान को समझ गए होंगे और आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर देकर आएंगे। बहुत अच्छी तरह से आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग फिर दूसरे विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।